हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो लेक्चर CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 6 है, जिसका टॉपिक है एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में, उसकी फॉर्मूला, डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स और भी जो एंट्रोपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी बात करेंगे हम। और फिर हम उसके साथ देखेंगे टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है, और फिर हम उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी इसे हम S से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय S। अब देखिए, इसको हम थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों डेफिनेशन देंगे और एंट्रोपी को डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जब हम एंट्रोपी की थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, तो किसी भी सिस्टम में जितनी डिसऑर्डरनेस होती है, जितनी रैंडमनेस होती है, उसको हम एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी से डिनोट करते हैं। हम सबसे पहली बात क्या कह देंगे एंट्रोपी के बारे में, इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की कितनी डिसऑर्डरनेस है या किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, उसकी डिग्री का मेजरमेंट हम एंट्रोपी से करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, जिसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी की वैल्यूज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ेगा तो एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, लेकिन एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा S से, जो कि कहलाता है चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है टोटल फाइनल एंट्रोपी माइनस टोटल इनिशियल एंट्रोपी। जो डेल्टा S है वो हो गया चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी के हमारे पास 3 डिफरेंट साइन हो सकते हैं, जो कि एंट्रोपी की 3 डिफरेंट कंडीशंस को बताते हैं कि कैसे एंट्रोपी चेंज सिस्टम का होता है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इफ डेल्टा S इज पॉजिटिव और डेल्टा S इज मोर देन 0। जब कभी भी सिस्टम का डेल्टा S पॉजिटिव हो या डेल्टा S 0 से ज़्यादा हो, मतलब फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब हो गया कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन, इफ डेल्टा S इज लेस देन 0 और डेल्टा S इज नेगेटिव, मतलब सिस्टम की फाइनल एंट्रोपी कम आ रही है, इनिशियल एंट्रोपी ज़्यादा थी, तो डेल्टा S नेगेटिव आएगा, डेल्टा S लेस देन 0 आएगा, जिसका मतलब है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तीसरी बात अगर हम करें, इफ डेल्टा S इज इक्वल टू 0, सिस्टम का डेल्टा S कितना आ गया, 0 आ गया। 0 कब आएगा, जब एग्जैक्टली फाइनल और इनिशियल एंट्रोपी सेम है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हो गया एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम की एंट्रोपी इस बार चेंज नहीं हो रही है, फाइनल और इनिशियल एंट्रोपी सेम है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये जो हमने ऊपर बात की थी डिग्री ऑफ रैंडमनेस की और डिसऑर्डरनेस की, ये एंट्रोपी की थ्योरेटिकल डेफिनेशन की हमने बात की थी। अब अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें कि मैथमेटिकली एंट्रोपी क्या है, तो मैथमेटिकली एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस टू दैट ऑफ टेम्परेचर। मैथमेटिकली किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होगा, वो होता है हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है उसके बारे में, टू दैट ऑफ टेम्परेचर, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस का टेम्परेचर के साथ जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो देखिए ध्यान से, तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया Q रिवर्सिबल, और जिस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो हो गया T, और डेल्टा S हो गया एंट्रोपी चेंज। अब आगे देखिए, बात करें एंट्रोपी के यूनिट्स के बारे में। हीट की यूनिट जो होती है वो होती है जूल और कैलोरी। टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं केल्विन में, तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज की यूनिट आ जाएगी जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट बात हम जो कह रहे हैं, वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशंस
causing increased randomness in the system. जब भी किसी सिस्टम को आप हीट देते हो या जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है, तब क्या होगा उस सिस्टम को हीट देने से? इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशंस। सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, कॉजिंग इंक्रीज्ड रैंडमनेस इन द सिस्टम, जिस वजह से सिस्टम के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सिस्टम को जैसे ही हीट दी जाती है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो ऐसा होने से मॉलिक्यूलर मोशंस इंक्रीज हो जाएंगे और सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दस हीट क्यू हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम पर जो हीट है उसका रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस होता है, मतलब सिस्टम के अंदर हीट देने से रैंडमाइजेशन बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है। ठीक है, अब आगे देखिए। A system at higher temperature has greater randomness in it than at one at lower temperature. अगर कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा रैंडमनेस देखने को मिलेगी, और उस सिस्टम को अगर लोअर टेम्परेचर पे ले जाते हो तो उसमें कंपैरेटिवली कम रैंडमनेस देखने को मिलेगी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज़ ग्रेटर रैंडमनेस इन इट देन द वन एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर की कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर पर सिस्टम के अंदर ज़्यादा रैंडमनेस उसके अंदर होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का रैंडम मोशन या चायोटिक मोशन कितना हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोशन, रैंडम मोशन ज़्यादा देखने को मिलेगा पार्टिकल्स का सिस्टम के अंदर, और अगर टेम्परेचर कम है तो फिर हमें सिस्टम के अंदर जो चायोटिक मोशन, रैंडम मोशन कम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली टेम्परेचर सारा डिटरमाइन करता है क्राइटेरिया रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं, दस द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज चायोटिक मोशन और रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका रैंडम मोशन या चायोटिक मोशन कितना हो रहा है उसका मेजरमेंट हम टेम्परेचर से कर सकते हैं, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन ज़्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स का रैंडम मोशन सिस्टम के अंदर कम होगा। अब आगे देखिए, hence heat added to the system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it at higher temperature. अब अगर आप सिस्टम के अंदर हीट ऐड करते हो लोअर टेम्परेचर पे, उससे ज़्यादा रैंडमनेस आती है, और अगर सेम क्वांटिटी ऑफ हीट हाई टेम्परेचर पे ऐड करते हो तो उससे रैंडमनेस कंपैरेटिवली कम आती है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि जो सिस्टम के अंदर रैंडमनेस आती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और हीट जो दी गई है उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए जो हीट अगर आप ऐड करते हो लोअर टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा रैंडमनेस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जब सेम हीट को आप हाई टेम्परेचर पे दोगे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब आगे देखिए, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज की। अब ये टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? जब आप यूनिवर्स को काउंट करते हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज को काउंट करते हो तो वो कहलाता है टोटल एंट्रोपी, राइट। और टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल होता है? सिस्टम के एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल। लेकिन जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हो तो वो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आता है? 0 आता है, राइट। तो क्या कहा गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स होता है वो सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और सम एंड सराउंडिंग के इक्वल होता है और वो 0 के इक्वल होता है। सो डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कब होगा? स्पेशली स्टूडेंट्स ध्यान देना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी चेंज आप यूनिवर्स के लिए जो बता रहे हो वो सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के इक्वल होगा और वो 0 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा लेकिन साइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। सो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेम होगा बट उनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन उनका डिफरेंट है।
अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है वो तो सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल ही आएगा, लेकिन इस बार जो उसकी वैल्यू आएगी वो जीरो ना आके जीरो से ज्यादा आएगी। तो हम क्या कह देंगे, ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, उसके लिए क्या देखने को मिलेगा, द टोटल एंट्रोपी चेंज of the universe is equal to the sum of entropy change of the system and surrounding and it is greater than zero। इस बार क्या है, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हो वो सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल है और वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता है उसको हम इस टोटल एंट्रोपी चेंज या यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज के बेसिस पे कैसे समझते हैं, राइट। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस बाय द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है उससे हम किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, यानी कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स उस प्रोसेस के लिए क्या है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करें केस 1 की, जहां हम कह रहे हैं कि इफ टोटल एंट्रोपी चेंज और टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो और इट इज पॉजिटिव, यानी जब टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी चेंज जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मोर देन जीरो आ रहा है, उस समय क्या होगा, तो उस समय हम क्या कह देंगे, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस विच मींस दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो जब टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मोर देन जीरो है या पॉजिटिव है उस समय यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। केस 2 अगर जस्ट इसका ऑपोजिट केस डिस्कस करें कि इफ टोटल एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज लेस देन जीरो और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीज होगी, और जब एंट्रोपी ऑफ टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर हम बात करें केस 3 की, तो केस 3 में क्या कह देंगे, इफ टोटल एंट्रोपी चेंज और टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी इस बार जो टोटल एंट्रोपी चेंज है या यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज है अगर वो जीरो आता है तो इसका मतलब है टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। जब यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी चेंज सेम आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस समय प्रोसेस क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने टोटल एंट्रोपी चेंज या टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बेसिस पे किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को समझा। अब हम आगे बात करते हैं स्पेशल नोट की, ध्यान से देखिए। पहला स्पेशल नोट क्या कहता है, वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज till it reaches maximum and at equilibrium the entropy change is zero। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेफिनेटली उसके लिए एंट्रोपी बढ़ रही है और वो मैक्सिमम तक जाएगी, और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, मैक्सिमम तक जाती है, और जब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी कैन से दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू और डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एस टोटल दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एक्स सराउंडिंग इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, अगर हम बात करें प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है और गैस का एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में, तो डेल्टा यू और डेल्टा ई जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा यू और डेल्टा ई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू और डेल्टा ई तो जीरो आएगा। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो भी डेल्टा ई जीरो आएगा, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो तो भी डेल्टा ई जीरो आएगा। लेकिन अगर आप डेल्टा एस टोटल की बात करें, डेल्टा एस टोटल जो कि क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग के सम के इक्वल आता है, वो रिवर्सिबल के लिए तो कितना आया, जीरो आया, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए वो जीरो
नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पे समझाई गई है। वी कैन से दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू और डेल्टा ई जीरो, बट डेल्टा एस टोटल दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज not zero for irreversible process, although it is zero for reversible process, but it is not zero for irreversible process. Okay, तो हम क्या कह देंगे, डेल्टा यू और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, क्योंकि दोनों में ही डेल्टा ई की वैल्यू जीरो आती है। लेकिन एंट्रोपी चेंज जो टोटल है वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है, क्योंकि रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल जीरो आता है, इरिवर्सिबल में जीरो नहीं आता है। तो हम क्या कह देंगे, दस डेल्टा यू और डेल्टा ई डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर एज डेल्टा एस डज। डेल्टा यू और डेल्टा ई ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि दोनों एक्सपेंशन के दौरान दोनों में ही जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसमें डेल्टा ई की वैल्यू सेम आती है। बट डेल्टा एस टोटल डिस्क्रिमिनेट कर देता है। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस जीरो आएगा टोटल, लेकिन डेल्टा एस टोटल इरिवर्सिबल के लिए जीरो नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ये बताता है कि प्रोसेस का, नेचुरल प्रोसेस का नेचर जो है वो कैसा है। नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, इरिवर्सिबल हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो सारी जानकारी हमको देता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस जो नेचर में हो रहे हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एंड स्पॉन्टेनियस हैं। नेचर वाइज कैसे हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं, अपने आप होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और ऐसा क्यों है कि ये सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं और इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आया जा रहा है। इस वजह से यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी बढ़ने की वजह से सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं। तो इस तरह से जैसा कि हमने कहा, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने बात की एंट्रोपी के बारे में, उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, यूनिट्स के बारे में। फिर हमने टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को समझा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है। फिर हमने बात की सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, और यहाँ पे उम्मीद करते हैं जो भी आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। और अभी तक आपने स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाके प्लेलिस्ट में जो भी 11th क्लास की वीडियोज़ हैं अवेलेबल उनको देखिए। और अगर उनमें भी कुछ आपको नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।